आज हम जो भारत का नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। सदियों तक ये एक ऐसा मैदान रहा जहां साम्राज्य बने, टकराए और मिट गए। तो चलिए आज उस 600 साल लंबी खींचतान की कहानी देखते हैं जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। तैमूर का ये बयान ये हमें सीधा उस दौर की क्रूर सच्चाई से रूबरू कराता है। ये कोई मामूली सीमा विवाद नहीं थे। ये दौलत, ताकत और अपनी विचारधारा को थोपने की एक बेरहम लड़ाई थी, जहां जीत का मतलब था सब कुछ हासिल कर लेना। तो हुआ ये कि 11वीं सदी आते आते भारत की दौलत की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। इसका बेहिसाब सोना, चांदी और उपजाऊ जमीन बाहर से आने वाले हमलावरों के लिए एक चुंबक की तरह काम कर रही थी। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत पर इतने हमले हुए क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, सोने चांदी की वो कहानियां जो हमलावरों को अपनी तरफ खींच लाती थीं। दूसरी, इस विशाल और उपजाऊ जमीन पर कब्जा करने की हसरत। और हाँ, तीसरी वजह थी कुछ लोगों के लिए अपने धर्म का प्रसार करना। इन्हीं वजहों से मध्य एशिया से तुर्कों और अफगानों की लहरें भारत की ओर बढ़ती चली गईं। और इसी उथल-पुथल के बीच भारत में एक बड़ी बाहरी ताकत ने अपनी जड़ें जमाई, जिसे आज हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अब ये जो दिल्ली सल्तनत थी ना, ये कोई एक टिका हुआ साम्राज्य नहीं था। सोचिए 320 सालों में एक के बाद एक 5 अलग-अलग राजवंश आए और गए। मामलूक यानी गुलाम वंश से शुरू होकर ये कहानी लोदियों पर खत्म हुई, लेकिन ये पूरा दौर अंदरूनी लड़ाइयों और बाहरी हमलों से भरा रहा। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, सिर्फ 9 साल। ये थी दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान के शासन की औसत लंबाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब था कि यहाँ सत्ता हमेशा तलवार की धार पर रहती थी। लगभग 3 में से 2 सुल्तानों को या तो जंग में या किसी साजिश के तहत बेरहमी से सत्ता से हटा दिया जाता था। उस दौर में जीना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अलाउद्दीन खिलजी और उसके सेनापति मलिक काफूर जैसे शासकों के लिए साम्राज्य बढ़ाने का मतलब अक्सर क्रूरता ही होता था। शहरों पर धावा बोलना, वहां की दौलत लूटना और मंदिरों और ज्ञान के केंद्रों को तबाह करना, ये सब उनकी सैन्य रणनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका था। लेकिन कहानी सिर्फ उत्तर तक ही सीमित नहीं थी। जब उत्तर में ये सब चल रहा था, तो दक्षिण में एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। वहां की ताकतों ने सल्तनत के दबदबे को जबरदस्त चुनौती दी। जहां उत्तर के शहर लूट और बर्बादी झेल रहे थे, वहीं दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य वो समृद्धि का एक जीता जागता सबूत था। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने तो इसकी राजधानी को दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक बताया। ये सल्तनत के लिए सिर्फ एक ताकतवर दुश्मन ही नहीं, बल्कि एक बड़ी आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौती भी थी। तो ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ थी उत्तर की दिल्ली सल्तनत, जो ज्यादातर लूट और राजनैतिक उठापटक पर चल रही थी, और दूसरी तरफ था दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य, जो दुनिया भर से व्यापार कर रहा था और जहां कला और संस्कृति फल फूल रही थी। ये सच में इस जमीन पर कब्जे के लिए 2 अलग-अलग दुनियाओं की खींचतान थी। और जब ऐसा लग रहा था कि सत्ता की ये खींचतान यूं ही चलती रहेगी, तब एंट्री हुई एक नए खिलाड़ी की, जिसने आकर खेल के सारे नियम ही बदल दिए। ये थे मुगल। ये बाबर, जो तैमूर का ही वंशज था, अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया जिसने सब कुछ बदल दिया: बारूद और तोपें। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इस नई टेक्नोलॉजी ने दिल्ली सल्तनत को बुरी तरह रौंद दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस एक लड़ाई ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। शुरुआत में तो मुगलों ने भी वही पुराना क्रूर रास्ता ही अपनाया। चित्तौड़ की जीत के बाद एक युवा अकबर का ये संदेश सुनिए। इसमें वो ही बेरहम जीत की गूंज है जो उसके पुरखों में थी। लेकिन फिर कुछ बदला। कुछ ऐसा हुआ जिसने अकबर की सोच और उसके शासन दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये एक बिल्कुल नया अकबर था। उसने सुलह कुल यानी सबके साथ शांति की नीति अपनाई, जजिया जैसा टैक्स हटा दिया। ये सिर्फ दिल बदलना नहीं था, ये एक ऐसी शानदार राजनीतिक चाल थी जिसने उसके इतने बड़े साम्राज्य को कई दशकों तक स्थिरता दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अपने चरम पर होने के बावजूद मुगल साम्राज्य इस सदियों पुरानी खींचतान को रोक नहीं पाया।
उसे देश के हर कोने से लगातार और बहुत ही भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और इस प्रतिरोध का सबसे बड़ा हथियार बना गुरिल्ला युद्ध। अब ये क्या था? सीधी भाषा में ये छिपकर वार करने की रणनीति थी। इसमें छोटे छोटे लड़ाकों के दल अपने इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी सेना पर भी भारी पड़ जाते थे। मुगल सत्ता को हर तरफ से चुनौती मिल रही थी। पश्चिम में देखिए तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप अरावली के पहाड़ियों से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। पूर्व में असम के अहोमों ने अपने जंगलों और नदियों को ही अपना किला बना लिया था, जिसे मुगल कभी जीत नहीं पाए। और उत्तर में सिखों ने जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को एक लड़ाका कौम खालसा में ढाल लिया था। ये लोग कितने जबरदस्त लड़ाके थे, इसका अंदाजा दुश्मन की बातों से ही लगाया जा सकता है। खुद मुगल जनरल राम सिंह ने अहोम योद्धाओं की तारीफ में ये कहा था। वो उनके हुनर को देखकर हैरान रह गया था। और इन ताकतवर साम्राज्यों की कहानी का अंत वो औरंगजेब के इन आखिरी शब्दों में छिपा है। एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंग में गुजार दी, वो अंत में ये मान रहा था कि उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया। उसकी लड़ाइयों ने शाही खजाना खाली कर दिया और साम्राज्य को कमजोर बना दिया। तो ये जो 600 सालों का सफ़र हमने देखा, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने देखा कि कैसे साम्राज्य तलवार के जोर पर बनाए गए, कैसे लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया और कैसे वो आखिरकार बिखर गए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या तलवार की नोक पर बनाया गया कोई भी साम्राज्य सच में कभी स्थायी हो सकता है?